तो सीबीआई जांच की मांग पर बेरोजगार युवा संगठन जो है वो लगातार अड़े हुए हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत भी लगातार तेज नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। धामी सरकार ने बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी है। यूके SSSC की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को छूट मिली है। आवेदन फीस जमा कर चुके अभ्यर्थियों से फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु सीमा को मानक माना जाएगा। आयु सीमा से बाहर होने के बाद भी परीक्षा वो दे सकेंगे। अब यूके SSSC प्रदेश में समूहों की परीक्षा करवा रहा है। अभ्यर्थियों को केवल एक ही बार इस छूट का फायदा मिलेगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सामने आई है कि धामी सरकार ने बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। यूके SSSC की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को छूट मिली है, छूट दी गई है। आवेदन फीस जमा कर चुके अभ्यर्थियों से अब फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों की आयु सीमा को ही मानक माना जाएगा। आयु सीमा से बाहर होने के बाद भी वो परीक्षा दे सकते हैं। अब यूके SSSC प्रदेश में समूहों की परीक्षा कराएगा। अभ्यर्थियों को केवल एक ही बार इस छूट का फायदा मिलेगा। तो यूके SSSC की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ये छूट मिलेगी। एक राहत अभ्यर्थियों को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, जो धामी सरकार की तरफ से दी गई है। सुरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, धामी सरकार ने बेरोजगारों को एक बड़ी राहत दी। यूके SSSC की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को छूट मिली, पूरी जानकारी। देखिए, बिल्कुल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी छूट है। ऐसा है कि यूके SSSC की जो भर्तियां थी, 23 विभागों की परीक्षाएं थी, वो रद्द हो गई थी। और ये परीक्षाएं यूके SSSC की परीक्षाएं अब राज्य लोक सेवा आयोग करा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग जिन समूहों की परीक्षाओं को करा रहा है, उनमें आयु का मानक वही होगा जो पिछले परीक्षाओं में रहा है। यानी जिन्होंने भी जिन भी अभ्यर्थियों ने यूके SSSC के फॉर्म भरे होंगे, उस वक्त उनकी आयु अगर वैलिड थी, उस वक्त वो आयु सीमा में थे, तो वो इस समय भी फॉर्म भर सकते हैं। भले ही उनकी आयु क्यों ना बढ़ गई, तो वो पुरानी जो यूके SSSC के फॉर्म भरे गए थे, उसके अंतर्गत भी उनको शामिल माना जाएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों ने पहले फॉर्म फीस जमा की है, उनको अब फॉर्म फीस जमा करने की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ ही एक आदेश और हुआ है, 4% क्षैतिज आरक्षण जो दिव्यांगों के लिए है, वो नियम के तहत ही परीक्षाओं में लगाया जाएगा। यानी इसको भी इसमें रखा जाएगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम धामी की तरफ से और धामी सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत और एक बड़ी छूट अभ्यर्थियों के लिए। यूके SSSC के नए अध्यक्ष गणेश सिंह मार्तोलिया ने आज पदभार संभाल लिया है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार को लेकर समस्याएं जो है उसको दूर करने के साथ साथ उनका विश्वास पाना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए काम करना उनकी प्राथमिकता हमेशा रहेगी। तो गणेश मार्तोलिया यूके SSSC के नए चेयरमैन बने हैं और युवाओं को विश्वास में लेना, विश्वास बहाली करना वो उनकी पहली प्राथमिकता रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से यूके SSSC को लेकर तमाम खबरें सामने आई थी, उसके बाद से ये अविश्वास में आ गया था। देखिए, अगर प्राथमिकता की बात अगर करें तो जो एक विश्वास खत्म हो गया है इस आयोग के प्रति, उसको दोबारा रिस्टोर हो, उसके लिए वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सबसे पहले। युवाओं को इतना विश्वास होगा कि आपके मेहनत के हिसाब से आपका परिणाम होगा। आप किसी गलत तरीके से आने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अपनी मेहनत का उसको फल मिले, ये हमारा काम होगा, ताकि युवाओं को हमारे प्रति विश्वास जगे। और हरिद्वार से बड़ी खबर है, सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। ऋषिकेश निवासी प्रदीप उनियाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सिडकोल थाने में प्रदीप उनियाल के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया गया। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर करीबन 1,60,000 रुपए ठगे थे और पूरे मामले में अब पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तुषार संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सुशांत, सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला, तुषार पूरी जानकारी बताइए, क्या है ये मामला पूरा? जी हाँ, बिल्कुल। रिश्वत लेने का जो मामला है, देकर नौकरी लेने का मामला, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे हमने यूके SSSC में देखा किस तरह से रिश्वत लेके पैसे वहाँ पर नौकरी पाई गई, और ऐसे ही ठगों ने अब यहाँ पर हरिद्वार में भी अपना जाल फैलाया है और कुछ लोगों को नौकरी के नाम पर यहाँ पर पैसे खरीद रहे हैं। करीब 1,60,000 इस नौकरी के नाम पर इससे पैसे लिए गए। सचिवालय में नौकरी लगाने की बात कही गई। ऋषिकेश निवासी
प्रदीप पुनियाल ने ये वादा किया था, जो सिडकुल थाने क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता था, कि उसने उससे नौकरी के पैसे लिए हैं, और इसी को लेकर सिडकुल थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात होगी जब पूछताछ होगी ऋषिकेश के जो निवासी है, जिस पर आरोप लगा है कि उन्होंने और किनसे ये पैसे लिए हैं। और आगे वाली जो जाने वाली बात होगी कि हरिद्वार में ठगों का राज चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एसपी क्राइम के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई थी, उनके नाम पर सोशल अकाउंट बनाया गया था, और उसके बाद हरिद्वार के डीएम के ऊपर भी साइबर ठगी का ऐसे इंतजाम लगा था, और उसमें भी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन जो ठगों का एरिया बन चुका है वो हरिद्वार बन चुका है, और साइबर की जो ये पूरी दुनिया है उससे लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जी तुषार, शुक्रिया आपको तमाम जानकारी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर रहे। खटीमा मंडी का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। सीएम के दौरे से अधिकारी और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम खटीमा के दौरे पर रहे और उस दौरान खटीमा में उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। और देखिए, उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खटीमा मंडी का औचक निरीक्षण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जब नजर आए तो अधिकारियों और व्यापारियों में उस दौरान हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड शासन और सेना के अधिकारियों ने प्रस्तावित कई एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अहम राज्य है। सेना को राज्य से लेकर सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी उनको प्राथमिकता में रखते हुए उचित हल निकाला जाएगा। जन सुविधा और सेना की सुविधा के लिए कई गतिविधियों के लिए जहां संयुक्त सर्वे की जरूरत है तो उन्हें जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारी सर्वे कर 3 सप्ताह के अंदर शासन को रिपोर्ट दे। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 4 दिवसीय उत्तराखंड का कैलाश विजयवर्गीय का ये दौरा होगा। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। 15 अक्टूबर को बूथ मंडल स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 15 अक्टूबर देर शाम हरिद्वार प्रस्थान करेंगे। तो 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संवाद कार्यक्रम होने जा रहा है। 16 अक्टूबर को सीएम धामी से मुलाकात का भी कार्यक्रम। 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान उनका ये शेड्यूल है, जो 4 दिवसीय दौरे पर वो बैठकें भी करेंगे और संबोधन भी अपना देंगे। जहां 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज हल्द्वानी में हैं वो, और उसके बाद पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं से विभिन्न बैठकें करते हुए परसों वो देहरादून में भी रहेंगे। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज हल्द्वानी में हैं वो, और उसके बाद पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं से। तो 2024 को लेकर यहां मंथन होगा। मिशन 2024 को लेकर चर्चा की जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड का ये दौरा, देवभूमि वो पहुंचे हुए हैं जहां मिशन 2024 को लेकर चर्चा होगी। 16 अक्टूबर को देहरादून में उनकी मौजूदगी होगी। 4 दिवसीय दौरा होगा जिसमें कैलाश विजयवर्गीय हल्द्वानी में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे तो कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। बूथ मंडल स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। साथ ही प्रबुद्ध वर्ग को भी संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे। 4 दिवसीय दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। हल्द्वानी में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी है। 15 अक्टूबर को बूथ मंडलीय स्तरीय बैठक में शामिल हो रहा है और 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि 2024 को लेकर यह मंथन होगा, चर्चा की जाएगी, 2024 की रणनीति तैयार की जाएगी। तो अभी फिलहाल उनकी मौजूदगी उत्तराखंड में और 4 दिवसीय कैलाश विजयवर्गीय का
उत्तराखंड दौरा ये रहने वाला है, जिसमें जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात करनी है। कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश भरने की कोशिश करेंगे, रणनीति भी तैयार होगी और मंथन भी किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, जो उत्तराखंड के 4 दिवसीय दौरे पर देवभूमि पहुंच चुके हैं। हल्द्वानी में पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात करनी है। मंडल स्तरीय बैठक में भी वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ में रोपवे का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है। रोपवे के बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी मात्र 30 मिनट की हो जाएगी, जो अभी 8 घंटे का पैदल रास्ता है। ये रोपवे करीबन 13 किलोमीटर लंबा होगा। केदारनाथ रोपवे की स्वीकृति पर सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ धाम को लेकर विशेष लगाव है। रोपवे के निर्माण से केदार धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बड़ा फायदा होगा। है वो अब साफ हो गया है और मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी की तरफ से भी बताया गया है कि जो तमाम यात्री केदारनाथ पहुंचते हैं उनके लिए भी अब यात्रा ये सुगम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जाता है केदारनाथ, और जिसमें रोपवे का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। रोपवे के बनने से सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच की दूरी 30 मिनट की हो जाएगी, जो 8 घंटे का पैदल रास्ता था। आने वाले समय में केदारनाथ और हेमकुंड साहब दोनों जगह पर लोग केबल कार से रोपवे से जा पाएंगे, तो उस दिशा में ये बहुत ही हमारा सार्थक प्रयास होगा, सार्थक पहल होगी कि जब हेमकुंड साहब रोपवे से लोग जाएंगे और केबल कार से केदारनाथ की यात्रा करेंगे। ऋषिकेश में विकास कार्यों को लेकर मेयर की बैठक थी। आला अधिकारियों के साथ अनीता ममगाई ने ये बैठक की। अवैध निर्माण को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाती हुई भी मेयर नजर आई है। बड़ी खबर ऋषिकेश से आपको बता दें, जहां पर विकास कार्यों को लेकर मेयर ने बैठक की थी। आला अधिकारी उस बैठक में मेयर के साथ मौजूद थे। अनीता ममगाई की इस बैठक में जो अवैध निर्माण जगह जगह पर किए गए हैं उसको लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई गई है। हालांकि अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। जहां पर भी इलीगल तरीके से अगर कोई निर्माण किया गया है तो उसको लेकर प्रशासन भी सजग नजर आ रहा है। ऋषिकेश में विकास कार्यों को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर, इलीगल तरीके से कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसको लेकर मेयर ने बैठक की और आला अधिकारियों को फटकार लगाती नजर आई। बैठक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि यहाँ पर एमडीडीए की सबसे बड़ी जो लापरवाही है, एमडीडीए को बोलो तो एमडीडीए कहता है कि वन विभाग वाले अपनी भूमि देखे, एनएच अपनी भूमि को देखे, पीडब्ल्यूडी अपनी भूमि देखे। ये लोग पहले अतिक्रमण करवा देते हैं, फिर बाद में एमडीडीए के बोल देते हैं कि इस अतिक्रमण को तुम तोड़ो। इसीलिए आज संयुक्त बैठक बुलाई गई यहाँ पे, सिंचाई विभाग को भी, वन विभाग को भी और एनएच को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, संयुक्त रूप से एमडीडीए वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया। तो उसमें आप नक्शे पास क्यों नहीं करवाते हो? अब नक्शे पास आप कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको सील कर देते हो। सील करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि ये मानक पूरे नहीं थे, इस वजह से हमने इस बिल्डिंग को सील कर दिया। कुछ टाइम बाद वो मानक कैसे पूरे हो जाते हैं कि स्थान वही रहता है, मंजिल उतने बहुमंजिला ही रहता है, वो मानक कैसे पूरे हो जाते हैं कि आपकी सील खुल जाती है। अधिकारी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, तो वो किस बात का अधिकारी है? और उधम सिंह नगर में गुरप्रीत कौर हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है। बड़े प्रदर्शन की तैयारी में सिख समुदाय है। 20 तारीख तक इंसाफ अगर नहीं मिलता है तो प्रदर्शन हो सकता है। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, कहा है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो पत्नी का अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। गुरताज भुल्लर ने यूपी पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस टीम जब उनके घर पर पहुंची थी उस दौरान फायरिंग हुई और फिर फायरिंग में महिला की मौत हुई। उसके बाद से ही लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। जो मेरे साथ हुआ या किसी और के साथ ऐसा ना हो, और दोनों जगह, दोनों स्टेटों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं सरकार से यही विनती करना चाहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए और मुझे इन बच्चों को, इनकी मां के साथ जो हुआ, मुझे न्याय चाहिए। और प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से भी मुझे बहुत उम्मीद है, उत्तराखंड सरकार से, कि ये मेरे लिए मेरी पूरी मदद करेंगे। और मैं सारी जनता से यही अपील करता हूं कि सभी मेरा सहयोग करें।
मगर हम जब तक दोषी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार के खिलाफ गुरताज के जो मुकदमा यूपी के अंदर मुरादाबाद में लिखा गया है वह वापस नहीं होता, हम गुरप्रीत कौर की अस्थियां विसर्जित नहीं करेंगे। समाज को साथ लेकर के अपनी हमारी सिख जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानव प्रेमियों को हम साथ लेकर के आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। जसपुर मुठभेड़ मामले में सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, सीएम ने कहा है, और कानून अपना काम कर रहा है। सीएम धामी की तरफ से बयान दिया गया है, आश्वासन भी दिया गया है। जसपुर मुठभेड़ जो हुई थी उस मामले में सीएम धामी ने बयान दिया, कहा कि पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। ये जांच पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी और कानून अपना काम कर रहा है, कानून पर विश्वास है। देखिए, उसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, वो सब उसमें होगा। और जसपुर बवाल पर सियासत तेज है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए। यशपाल आर्या ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जसपुर में जो बवाल हुआ उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया। सियासत अब तेज हो गई है। इस पूरे प्रकरण पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। यशपाल आर्या ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो जसपुर बवाल पर विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरा जा रहा है, सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया और नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। जसपुर बवाल पर सियासत लगातार तेज नजर आ रही है। यशपाल आर्या जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी तरफ से सरकार पर बड़ा हमला बोला गया है, सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके घर में दिन सुबह 6 बजे 2 लोग आकर उनके घर में घुसकर हत्या कर देते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और इससे बड़ी सवाल खड़े निश्चित रूप से होंगे कि आखिरकार उत्तराखंड की सरकार खामोश क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसके दबाव में है, अपराधियों में डर भय क्यों खत्म हो गया है, जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। जसपुर की जो घटना बेहद दुखद करने वाली घटना है, क्योंकि मन बड़ा व्यथित है उस घटना को लेकर और हम सभी लोग उस बहन की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना दोबारा कम से कम देवभूमि में न हो, कार्रवाई त्वरित हो और जिन्होंने अपराध किया है वो चाहे कोई भी हो, उनको जल्दी से जल्दी जेल में डाल करके उनको सजा मिलनी चाहिए।